जॉइंट्स और बोन के नाम याद हो गए? हाँ ना तो बोला करो। ऐसे कितने शांत बैठे हो ऐसे। चलो, लास्ट टाइम पे अपन कंकाल की बात कर रहे थे, कंकाल के कार्य लिखे थे। उससे पहले क्लासिफिकेशन पढ़ा था अपन ने कंकाल तंत्र के अंदर। हमने कहा था स्थिति के आधार पर कंकाल दो प्रकार का होता है। सबसे पहले लिखा था बाह्य कंकाल, और फिर बाह्य कंकाल के अंदर लिखा था मुख्यतः अकशेरुक जीवों के अंदर पाया जाता है। और किसका बना होता है? काइटिन क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। उसके बाद में लिखा था अकशेरुक जीवों के अंदर बाल, नाखून, खुर और सिंग, पक्षियों में पंख, ये बाह्य कंकाल के अवशेष रूप होते हैं। किसके बने होते हैं? और केराटिन क्या है? प्रोटीन है। उसके बाद में अंत्य कंकाल लिखा। हमने कहा अकशेरुक जीवों की बजाय किस में पाया जाएगा? कशेरुक जीवों के अंदर। और किस किस से मिलकर बना होगा? अस्थि और उपास्थि से मिलकर बना होगा। उसके बाद में लिखा था अंत्य कंकाल की उत्पत्ति किससे होती है? मेजोडर्म से होती है। उसके बाद में अंत्य कंकाल के कार्य लिख रहे थे। सबसे पहले लिखा था शरीर को आधार आकार प्रदान करना, चलने फिरने में सहायक, आंतरिक अंगों की सुरक्षा, सुनने में सहायक, बोलने में सहायक, तो सारे लिख लिए थे अपन ने। ठीक है। मेन जो क्वेश्चन उसके अंदर से पूछे गए थे वो ये था कि शरीर की सबसे छोटी अस्थि कौन सी होती है? शरीर की सबसे बड़ी लंबी भारी मजबूत अस्थि अग्रपाद की सबसे बड़ी लंबी भारी मजबूत। लैरिंक्स किसमें ध्वनि उत्पादक यंत्र होता है, जबकि सिरिंक्स किसमें होता है? शरीर में सबसे ज्यादा खनिज लवणों का भंडारण कहां पर होता है? ये क्वेश्चन थे जो आपसे पूछे गए थे। शरीर की सबसे सघन व कठोर अस्थि कौन सी होती है? टेम्पोरल होती है। ये कर लिए थे। कंकाल के कार्य हमारे यहीं पर होते हैं। खत्म। ठीक है। अंत्य कंकाल भी स्थिति के आधार पर दो प्रकार का होता है। नेक्स्ट लिखो। स्थिति के आधार पर नेक्स्ट लिखो। स्थिति के आधार पर अंत्य कंकाल दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? देखो इधर बाद में लिखोगे। दो प्रकार के में सबसे पहला और दूसरा नाम। पहले नंबर पे आता है अक्षय कंकाल। इसको हम कहते हैं एक्सियल स्केलेटन। और दूसरे नंबर पे आता है उपांगीय कंकाल, जिसको हम कहते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन। अब हमारे से कोई नहीं पूछता कि वो अक्षय कंकाल होता है क्या, उपांगीय कंकाल होता है क्या। हमारे से पूछा जाता है कि अक्षय कंकाल के अंदर कौन कौन सी अस्थियां आती है और उपांगीय कंकाल के अंदर कौन कौन सी अस्थियां आती है। अक्षय कंकाल की अगर बात करते हैं तो जो अक्ष के ऊपर पाए जाते हैं, अक्ष के ऊपर पाए जाने से मतलब जो आपके बिल्कुल मिड रीजन के अंदर आकर कनेक्ट करेंगे। जैसे सबसे पहले आता है कपाल, दूसरे नंबर पे आता है कशेरुकदंड, वर्टिब्रल कॉलम, तीसरे नंबर पे आती है पसलियां, और चौथे नंबर पे आता है स्टर्नम। बचे क्या? आगे वाले पैर और पीछे वाले पैर। तो आगे वाले पैर और पीछे वाले पैर कौन से कंकाल के भाग होंगे? तो उपांगीय कंकाल के दो भाग होंगे, जिसके अंदर आते हैं अग्रपाद की अस्थियां बोन्स ऑफ फोरलिम्ब, और आती है पश्चपाद की अस्थियां। इनको हम कहते हैं बोन्स ऑफ हाइंड लिम्ब। नाम आपको पता ही है। अग्रपाद की अस्थियों में सबसे पहला नाम किसका आता है? फिर 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 पश्चिमाद की अस्थियों की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले फिर 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 फिर
फिर फिर फिर फिर ठीक है। क्वेश्चन पूछने का सिंपल सा तरीका, 4 बोन के नाम दे रखे हैं। एक दे रखा है कपाल, दूसरा दे रखा है कशेरुकदंड, तीसरे नंबर पे दे रखी है पसलियां और चौथे नंबर पे दे रखा है स्केपुला। क्वेश्चन पूछा गया निम्न में से अक्षय कंकाल का भाग कौन सा नहीं है? क्या आंसर दोगे? क्योंकि स्केपुला कौन से कंकाल का भाग है? उपांगी कंकाल का भाग। क्लियर? लिखेंगे ऐसे कैसे? अच्छा, हिंदी इंग्लिश दोनों में मैं लिख रहा हूं, आपको लिखने की इससे ज्यादा आवश्यकता नहीं है। आपको जिसमें समझ में आए, आपको लगता है कि मेरे को हिंदी में समझ में आ जाएगा तो हिंदी लिख लो, जिसको लगता है इंग्लिश में समझ में आ जाएगा वो इंग्लिश लिख लो। जरूरी नहीं कि दोनों लैंग्वेज आप लिखो। पेपर अपना बाइलिंगुअल आता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आता है। अपने शिवालय के पेपर भी बाइलिंगुअल है और साथ ही साथ बोर्ड जो पेपर लेगा वो भी बाइलिंगुअल होगा। लिखने के अंदर बोलने की जरूरत पड़ती है क्या वैसे? क्योंकि अग्रपाद और पश्चिपाद की अस्थियों का नाम आपको याद है इसलिए मैंने लिखे नहीं यहाँ पर, और ये हमेशा याद रहनी चाहिए। आप एग्जाम पास करने के बाद में भी, नौकरी लगने के बाद में भी आपको पता होनी चाहिए। एनाटॉमी आपका बेसिक सब्जेक्ट होता है जो आपके पशु के बारे में बताता है कि पशु के अंदर कौन कौन सी चीजें कहाँ कहाँ पे होती है। आपकी सर्जरी हो, आपकी मेडिसिन हो, चाहे आपकी गायनी हो, क्लिनिकल 3 सब्जेक्ट है हमारे पास में। तीनों ही सब्जेक्ट के लिए बेस कौन प्रदान करेगी? एनाटॉमी। एनाटॉमी अगर आपकी अच्छी नहीं है तो मान के चलना आपका ट्रीटमेंट, आपकी गायनी, आपकी सर्जरी कुछ भी अच्छी नहीं होगी। एग्जैक्ट लोकेशन पता होनी चाहिए आपको, बोन्स की कहां पर होती है, मसल्स की कहां पर होती है, कहां पे एग्जैक्ट इंजेक्शन लगाना है हमारे को, डिस्टोकिया के अंदर यूट्रस की पोजीशन क्या होगी, उसको सॉल्व कैसे करना है। सर्जरी के अंदर इंसिजन लगाने से पहले पता होना चाहिए कि कौन सी वेन कहां से निकल रही है। लिख लिया? यहाँ पर हमारा अंत्य कंकाल वाला पोर्शन है वो होता है खत्म। मेन ऑस्ट्रोलॉजी शुरू करना चाह रहे हैं तो, लेकिन ऑस्ट्रोलॉजी के अंदर अगर अंत्य कंकाल की बात करते हैं तो 2 चीजों से मिलकर बना हुआ होता है, अस्थि और, है ना। पहले हमारे को पता होना चाहिए कि अस्थि क्या होती है, उसके बाद में पता होना चाहिए उपास्थि क्या होती है। क्वेश्चन हमारे से पूछे जाते हैं। हेडिंग डालोगे अस्थि या बोन? हेडिंग डालेंगे अस्थि या बोन। लिख लिया? सुनते जाओ, बाद में लिखोगे। पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि अस्थि बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है अस्थि का निर्माण करने वाली कोशिकाएं। तीसरा क्वेश्चन पूछा जाता है अस्थि में वयस्क कोशिकाएं। चौथा क्वेश्चन पूछा जाता है अस्थि को नष्ट करने वाली कोशिकाएं। पांचवा क्वेश्चन पूछा जाता है अस्थि में प्रोटीन कौन सा होता है।
छठा क्वेश्चन पूछा जाता है अस्थि में तंतु कौन से होते हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके बुक्स के अंदर ऐसे कैसे दे रखे हैं, चार ऑप्शन दिए जाते हैं। पूछा जाता है निम्न में से अस्थि का निर्माण करने वाली कोशिकाएं हैं, अस्थि को नष्ट करने वाली कोशिकाएं कौन सी है, अस्थि की मेच्योर कोशिकाएं कौन सी है, अस्थि के अंदर प्रोटीन कौन सा पाया जाता है, अस्थि के अंदर तंतु कौन कौन से पाए जाते हैं। ठीक है ना। अलग अलग वर्डिंग्स अपन काम में लेते हैं। ओस्टियो वर्ड जहां पर भी आएगा, इस ओस्टियो वर्ड का मतलब क्या रहेगा, बोन। कॉन्ड्रो वर्ड जहां पर भी आएगा, इसका मतलब क्या रहेगा, कार्टिलेज, उपास्थि। याद रखोगे इस बात को। ठीक है। न्यूरो वर्ड जहां पर भी आएगा, इसका मतलब वो तंत्रिका तंत्र से संबंधित होगा। क्लियर है। ठीक है। यहां पर बात करते हैं अपन अलग अलग टर्म्स जो हमारे काम में आती है। सबसे पहले बात करते हैं अस्थि बनने की प्रक्रिया। जब नर और मादा से अंडाणु और शुक्राणु निकलते हैं, अंडवाहिनी के एम्पुला भाग के अंदर निषेचन होता है, उसके बाद में भ्रूण का निर्माण होता है। उसी टाइम से अस्थि बनना शुरू हो जाती है क्या, नहीं। उसके बाद में कोशिकाओं का विभाजन होता है, गैस्ट्रुला ब्लास्टुला स्टेज आती है, फिर 3-4 महीने बाद के अंदर बोन्स का निर्माण होना शुरू हो जाता है। शुरुआत के अंदर बोन्स का निर्माण नहीं होता, पहले कार्टिलेज का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, कार्टिलेज, यानी पहले उपास्थि बनती है। उपास्थि के ऊपर फिर धीरे धीरे कैल्शियम का डिपोजिशन होना शुरू हो जाता है, कैल्शियम का जमाव होना शुरू हो जाता है, जिससे वही उपास्थि किसके अंदर बदल जाती है, अस्थि के अंदर बदल जाती है। ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि भ्रूणीय कंकाल यानी एम्ब्रियोनिक स्केलेटन किसका बना होता है, अस्थि का या उपास्थि का। क्या आंसर देते हैं, उपास्थि का। उस उपास्थि के ऊपर कैल्शियम का डिपोजिशन होने से वो उपास्थि किस में बदल जाएगी, अस्थि के अंदर बदल जाएगी। ठीक है। तो अस्थि के जस्ट बाद में उपास्थि भी पढ़ना है हमारे को, तो उस टाइम पे लिख लेंगे अपन जस्ट अभी की बात करते हैं। तो उपास्थि के ऊपर जब कैल्शियम का डिपोजिशन होगा, जिससे वो अस्थि के अंदर कन्वर्ट होगी, इस प्रक्रिया को हम कहते हैं ओसिफिकेशन। क्या कहते हैं, टर्म हमेशा अंग्रेजी में ही याद रखोगे, हिंदी के अंदर याद नहीं रखोगे। शुद्ध हिंदी के अंदर बेसिकली इसको अस्थिकरण कहते हैं। क्या बोलते हैं, है ना। तो पेपर बनाने वाले को इतनी हिंदी नहीं आती कि वो अस्थिकरण ढूंढे, उसको ओसिफिकेशन पता है, वो अंग्रेजी के अंदर भी ओसिफिकेशन लिखेगा और हिंदी के अंदर भी ओसिफिकेशन लिख देगा। अगर हिंदी में लाम रहे तो फिर अपन ढूंढते रह जाएंगे अस्थिकरण कहां पर है। तो टर्म हमेशा किस में याद रखनी है, इंग्लिश में ही याद रखनी है। क्लियर है। ठीक है। अस्थि का निर्माण करने वाली कोशिकाओं की अगर बात करते हैं तो नाम आता है ओस्टियोब्लास्ट। क्या नाम आता है, ओस्टियोब्लास्ट। ओस्टियोब्लास्ट कोशिकाओं के अंदर विभाजन होता है, जिसके कारण दूसरी कोशिकाओं का निर्माण भी होता रहता है। यही ओस्टियोब्लास्ट कोशिकाओं के अंदर विभाजन होता है, फिर ये कोशिकाओं में बदल जाती है, जिनको हम कहते हैं ओस्टियोसाइट। क्या बोलते हैं इनको, ओस्टियोसाइट। तो अगर आपसे पूछा जाए कि अस्थि का निर्माण करने वाली कोशिकाएं कौन सी है, तो क्या आंसर दोगे, ओस्टियोब्लास्ट। क्या आंसर दोगे, ओस्टियोब्लास्ट। ब्लास्ट होता है किसी भी चीज में तो छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं। बम अपने आप के अंदर एक सिंगल पीस है, लेकिन जब उसके अंदर ब्लास्ट हो जाएगा तो वो छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर विभाजित हो जाएगा। तो वैसे ही ओस्टियोब्लास्ट कोशिकाएं होंगी, अगर उनके अंदर विभाजन होगा तो वो बहुत सारी कोशिकाओं में बदल जाएगी, और उन्हीं कोशिकाओं से किसका निर्माण होगा, अस्थि का निर्माण होगा। इसलिए अस्थि का निर्माण करने वाली कोशिकाएं कौन सी होती है, ओस्टियोब्लास्ट। ओस्टियोब्लास्ट कोशिकाओं में विभाजन होगा तो जो दूसरे प्रकार की कोशिकाएं बनेगी वो होती है ओस्टियोसाइट। ओस्टियोसाइट परमानेंट कोशिकाएं हैं, और ये परमानेंट कोशिकाएं ही वहां पर बनी रहेगी। तो इसलिए पूछा जाता है कि अस्थि में व्यस्क कोशिकाएं या व्यस्क मैच्योर सेल्स कौन सी होती है, तो क्या आंसर दोगे। अगर आपसे पूछ ले कि ओस्टियोसाइट का निर्माण कौन सी कोशिकाओं से होता था, ओस्टियोब्लास्ट से, यानी ओस्टियोब्लास्ट कोशिकाओं से ही किसका निर्माण होगा, ओस्टियोसाइट का निर्माण होगा। ठीक है। हर एक कोशिका का अपना एक जीवन काल होता है। आरबीसी के जीवन काल की अगर बात करते हैं, हमारे अंदर तो कितना टाइम रहता है, 120 दिन। गाय भैंस के अंदर 130 से 160 दिन। कितना होता है, आगे बात करेंगे। तो ओस्टियोसाइट कोशिकाएं, इनका भी अपना एक जीवन काल होता है, और उसके बाद में नष्ट हो जाती है। और नष्ट करने के लिए हमारे को एक कोशिकाओं की जरूरत पड़ती है, जिनको हम कहते हैं ओस्टियोक्लास्ट। क्या नाम देते हैं, ओस्टियोक्लास्ट। तो ब्लास्ट तो है निर्माण करने वाली कोशिकाएं, और क्लास्ट है हमारी नष्ट करने वाली कोशिकाएं। दोनों में फर्क समझ में आ गया। और ओस्टियोसाइट है हमारी वयस्क कोशिकाएं। ठीक है। अस्थि में प्रोटीन की अगर बात करते हैं तो प्रोटीन के अंदर नाम आता है ओसिन, और तंतु की अगर बात करते हैं तो कोलेजन तंतु, कोलेजन फाइबर। प्रोटीन कौन सा है और तंतु कौन सा है, कोलेजन तंतु। ठीक है। दोनों की अगर बात करते हैं, ओसिन अपने आप के अंदर प्रोटीन है जो अस्थि के अंदर मुख्य रूप से पाया जाता है।
उपास्थि की बात करेंगे तो अपन कहेंगे कॉन्ड्रीन। कौन सी? सेम ये कि ये लाइन अपन को उपास्थि के अंदर पढ़नी है। फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें, हम कहेंगे उपास्थि के बनने की प्रक्रिया कहलाती है कॉन्ड्रिफिकेशन। उपास्थि का निर्माण करने वाली कोशिकाएं कॉन्ड्रोब्लास्ट, उपास्थि को नष्ट करने वाली कोशिकाएं कॉन्ड्रोक्लास्ट, उपास्थि में व्यस्त कोशिकाएं कॉन्ड्रोसाइट, उपास्थि में प्रोटीन कॉन्ड्रीन। सेम ये लाइन अपने को वहां पर लिखनी है। फाइबर्स की अगर बात करते हैं, तंतुओं की अगर बात करते हैं, तो शरीर के अंदर 3 प्रकार के तंतु पाए जाते हैं, कोलेजन तंतु, रेटिकुलर तंतु और इलास्टिक तंतु। कौन कौन से? कोलेजन, रेटिकुलर और इलास्टिक। संयोजी ऊतक हमारे कोर्स के अंदर है ना, हिस्टोलॉजी हमारे कोर्स के अंदर है, डिटेल के अंदर बात करेंगे। उन तीनों तंतुओं के अंदर से कोलेजन तंतु बेसिकली किसके अंदर पाए जाएंगे? अस्थि के अंदर पाए जाएंगे। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे कि अस्थि के अंदर कौन से तंतु पाए जाते हैं, तो क्या आंसर दोगे? अस्थि में प्रोटीन कौन सा पाया जाता है? दिक्कत यहां तक है क्या? ऐसे कैसे उतारो? फिर से कह रहा हूं, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखने की जरूरत नहीं है, आपको जिसमें समझ में आए वो लैंग्वेज आप यूज करोगे। जिन्होंने लिख लिया वो हेडिंग डालेंगे अस्थि की संरचना। अस्थि का संगठन लिखो आप, अस्थि का संगठन। जिन्होंने लिख लिया वो हेडिंग डालेंगे अस्थि का संगठन, कंपोजिशन ऑफ बोन।
एक तो बहुत खराब आदत होती है तुम्हारी पड़ोसी की कॉपी में देख के लिखने की, है ना। कुछ चीजें हैं जो आपकी मेरे को कभी पसंद नहीं आती। पहला आपस में बात करना, दूसरा पड़ोसी की कॉपी में देख के लिखना। बोर्ड पे से देख के लिखा करो, फिर तुम गलत लिखते हो और फिर 3-4 दिन बाद में मेरे से बोल देते हो कि सर आपने गलत लिखा है ना। आपकी गलती कभी होती नहीं होती ना, नहीं होती तो हमेशा गुरुजी गलत होते हैं, ठीक है। इतने पीछे भी नहीं गया। देखो इधर हेडिंग डाली है अस्थि का संगठन, बाद में लिखोगे। अब अस्थि की अगर बात करते हैं तो रासायनिक रूप से अस्थि के अंदर 2 प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं। सबसे पहले जो पदार्थ होते हैं उनको बोलते हैं अपन कार्बनिक पदार्थ, और दूसरे नंबर पे जो पदार्थ पाए जाते हैं उनको बोलते हैं अकार्बनिक पदार्थ। एग्रीकल्चर हो या बायोलॉजी हो, आपने केमिस्ट्री दोनों नहीं पढ़ी है। आपने केमिस्ट्री 2 प्रकार की पढ़ी है आपने, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर सिर्फ कार्बन कार्बन के बारे में पढ़ा आपने, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर धातु धातु के बारे में पढ़ा आपने, ठीक है। शरीर के कंपोजिशन की अगर बात करते हैं, संगठन की अगर बात करते हैं और पोषक तत्वों की अगर बात करते हैं, तो हमारा शरीर किससे मिलकर बना हुआ है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन है, मिनरल्स हैं और पानी हमारे शरीर के अंदर। क्लियर है, ठीक है। इनके अंदर से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, ये 3 चीजें हैं जो कार्बनिक पदार्थों की श्रेणी के अंदर आती है। कौन कौन सी? कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन। जो मिनरल्स आते हैं, खनिज लवण आते हैं, वो हमारे कौन सी श्रेणी में आते हैं? अकार्बनिक पदार्थों की श्रेणी के अंदर आते हैं, ठीक है। कार्बनिक पदार्थों की अगर बात करते हैं तो कार्बनिक पदार्थों की मात्रा अस्थि के अंदर रहती है 30 से 35%। कितनी रहती है? जबकि 65 से 70% क्या पाए जाते हैं? क्लियर है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कार्बनिक पदार्थों की मात्रा कितने प्रतिशत होती है, तो और अकार्बनिक पदार्थों की मात्रा, क्लियर है, ठीक है। अगर गलती से आपसे इनका कार्बनिक और अकार्बनिक का अनुपात पूछ लें, लगभग कितना आएगा? 1:2। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि अस्थि के अंदर अकार्बनिक और कार्बनिक पदार्थों का अनुपात कितना होता है, तो 2:1। वर्ड देखना है पहले कार्बनिक आ रहा है या पहले अकार्बनिक आ रहा है। तो अगर कार्बनिक वर्ड पहले आ रहा है तो 1:2 होगा, अकार्बनिक पहले आ रहा है तो दिक्कत नहीं। कार्बनिक पदार्थों की अगर बात करते हैं तो कार्बनिक पदार्थों के अंदर मुख्य रूप से आता है ओसिन प्रोटीन और कोलेजन तंतु। ये 2 मुख्य रूप से पाए जाने वाले पदार्थ हैं। कोलेजन तंतु भी अपने आप के अंदर कोलेजन प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। तो अस्थि की मुख्य प्रोटीन तो है ओसिन, लेकिन तंतु जो पाए जाते हैं कोलेजन, वो अपने आप के अंदर बने होते हैं कोलेजन प्रोटीन से। आगे बढ़ेंगे तो उस टाइम पे देख लेंगे। अकार्बनिक पदार्थों की अगर बात करते हैं तो अकार्बनिक पदार्थों के अंदर काफी सारे नाम आते हैं, जिसमें पहला नाम आता है कैल्शियम फॉस्फेट। क्या नाम आता है? दूसरे नंबर पे आता है कैल्शियम कार्बोनेट। क्या आता है? तीसरे नंबर पे आता है मैग्नीशियम फॉस्फेट। और चौथे नंबर पे आता है सोडियम कार्बोनेट। एवं सोडियम फ्लोराइड। क्या कहेगा? सोडियम कार्बोनेट और सोडियम फ्लोराइड, ये सारे के सारे पदार्थ अकार्बनिक तत्वों के अंदर पाए जाते हैं। तो चाहे कैल्शियम हो, चाहे मैग्नीशियम हो, चाहे सोडियम हो, ये धातुओं के अंदर आते हैं, इसीलिए इनको अकार्बनिक पदार्थों की श्रेणी के अंदर हमने रखा है। हमारे से कोई भी इनकी परसेंटेज नहीं पूछता। ऐसे कोई नहीं पूछेगा कि कैल्शियम फॉस्फेट की मात्रा कितने प्रतिशत होती है। हमारे से कोई नहीं पूछेगा कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा कितने प्रतिशत होती है। हमारे से कोई नहीं पूछेगा मैग्नीशियम फॉस्फेट की मात्रा, और हमारे से कोई नहीं पूछेगा सोडियम कार्बोनेट और सोडियम क्लोराइड की मात्रा। लेकिन फिर भी अपने को याद रखने की आवश्यकता नहीं है। हमारे से जो पूछा जाता है, वो हमारे से क्वेश्चन पूछा जाता है कि अस्थि के अंदर पाए जाने वाले अकार्बनिक तत्वों के अंदर सबसे ज्यादा पाए जाने वाला पदार्थ कौन सा होता है? कौन सा होता है? बचपन से सुनते आ रहे हैं अस्थियां कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है, जबकि हकीकत में बनी किसकी होती है? कैल्शियम फॉस्फेट की।
तो अस्थि के संगठन की अगर बात करते हैं तो संगठन के अंदर कितने प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं? सबसे पहले, फिर कार्बनिक पदार्थ कितने प्रतिशत होते हैं, जबकि अकार्बनिक पदार्थ, दोनों के बीच में अनुपात की अगर बात करें तो कार्बनिक पदार्थों के अंदर कौन कौन सी चीजें आती है? अकार्बनिक पदार्थों के अंदर सबसे ज्यादा पाए जाने वाला अकार्बनिक पदार्थ, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे और चौथे नंबर पे। परसेंटेज भी अगर याद रखोगे तो सिर्फ कैल्शियम फॉस्फेट के याद रखने से हमारा काम चल जाएगा। दिक्कत यहां तक? प्रोसीड। लाइव वालों को भी आ रहा है भाई समझ में? बोल देना तुम भी, तुम्हारी भी सुनते हैं हम। बुक्स में काफी क्वेश्चन दे रखे हैं संगठन से लेकर, लेकिन एग्जाम के अंदर, बोर्ड एग्जाम की अगर बात करते हैं तो आपसे सिर्फ कैल्शियम फॉस्फेट के बारे में पूछा जाएगा और प्रतिशत भी नहीं पूछेंगे वो आपसे कि कितने प्रतिशत होता है। नोट डाल के कार्बनिक और कार्बनिक पदार्थों के बीच में अनुपात भी लिखेंगे। दिक्कत यहां तक? हेडिंग डालोगे अस्थि की संरचना। 1 मिनट नहीं, सिर्फ 2 मिनट ले आराम से। देखो मैं फिर से कहता हूं, लिखना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना आपके समझ में आना है। अगर समझ में आएगा तो याद हो जाएगा, समझ में नहीं आएगा तो फिर आप रटोगे, और जब रटने की बारी आती है तो बीच के अंदर से अगर एक स्टेप भी गायब हो गई ना, फिर बाकी का तो कितनी कोशिश कर लो आपसे याद नहीं होगा। तो समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए कि हमारे को क्वेश्चन कहां से पूछे जाते हैं। कोई सी भी बुक्स आप उठा के देख लो, कोई सी भी जिसके अंदर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस वगैरह दिए होंगे, आपको एनाटॉमी के सब्जेक्ट के सबसे ज्यादा क्वेश्चन मिलेंगे आपको। कोई सी भी बुक उठा के देख लेना, रिकॉर्ड है ये। कारण क्योंकि एनाटॉमी के अंदर हर एक लाइन अपने आप के अंदर एक क्वेश्चन होती है। ठीक है, इतना ज्यादा पढ़ाने का मेरा सिर्फ एक ही मोटिव रहता है यहाँ पर कि जब आप कोई सी भी बुक सोल्व करो तो आपसे क्वेश्चन सोल्व होने चाहिए। जब क्वेश्चन सोल्व नहीं होता ना तो थोड़ा सा मन में डिप्रेशन आता है, और फिर थोड़ा सा ये भी मन में आ जाता है कि गुरुजी इतना नहीं पढ़ा रहे हैं जितना बुक्स के अंदर दे रखा है, यानी गुरुजी कम पढ़ा रहे हैं। ठीक है ना? तो वो ये बढ़ाने के लिए सारा सब कुछ की बुक्स के क्वेश्चन सोल्व हो जाए, इतना आपको बताना जरूरी होता है कि भाई हाँ बुक्स में ये दे रखा है। बोर्ड में क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा ये भी इसलिए बताता हूँ ताकि आपको पता रहे कि ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या है। बुक पढ़ने से या सब्जेक्ट पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता, सिलेक्शन होता है सेलेक्टिव पढ़ने से। आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, तब जाके हमारा सिलेक्शन होगा। बाकी तो पूरी किताब रट देंगे तो इतने दिमाग के अंदर कैपेसिटी है क्या अपनी कि 10 के 10 सब्जेक्ट पूरे पूरे याद करने, उसके बाद के अंदर हिस्ट्री ज्योग्राफी कल्चर है अपने पास में। तो पता होना चाहिए, थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए हमारे को क्वेश्चन कहाँ से आते हैं और किस लेवल तक आते हैं।
ज्यादा डीप जाने की हमारे को आवश्यकता नहीं है। एलएसए एग्जाम ही पास करनी है अपने को, बीएससी एंड एएस थोड़ी करनी है। एलएसए के एग्जाम पास कर लेंगे तो डॉक्टर तब भी बन जाएंगे। क्लियर है? हेडिंग डालोगे अस्थि की संरचना। अस्थि की संरचना देखो इधर, कोई सी भी एक बोन की संरचना की बात करना चाह रहा हूं। मान लो ये ह्यूमरस है मेरी, है ना, इसकी बात कर लेते हैं। अस्थि की अगर बात करते हैं तो ये अपने आप के अंदर एक बोन हो गई, ठीक है। अस्थि पूरी की पूरी हार्ड कभी भी नहीं होती है। अस्थि के बीच के अंदर एक कैविटी पाई जाती है। आप जैसे यहां से काट के देखोगे ना तो आपको बीच के अंदर छेद नजर आएगा। वो कैविटी बेसिकली यहां से लेकर यहां तक फैली रहती है, ठीक है ना। तो अस्थि अपने आप के अंदर सॉलिड नहीं होती। जैसे पेन है, बाहर से सॉलिड दिख रहा है लेकिन बीच के अंदर छेद है इसके, जिसके अंदर से आप रिफिल वगैरह डालते हो, है ना। तो वैसे ही अस्थि के अंदर भी ऐसा छेद पाया जाता है। अस्थि की संरचना की अगर बात करते हैं तो अस्थि के बाहर की तरफ जो संरचना पाई जाती है, इस संरचना को हम बोलते हैं पेरिओस्टियम। क्या बोलते हैं? पेरिओस्टियम। अस्थि की सबसे बाह्य परत को क्या बोल देंगे? पेरिओस्टियम के बीच के अंदर ये वाली संरचना पाई जाती है। इस वाली संरचना को हम बोलते हैं मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स। अस्थि का सॉलिड पार्ट जो ठोस पार्ट है वो बेसिकली क्या है? मैट्रिक्स, ठीक है। मैट्रिक्स के अंदर की तरफ और इस कैविटी के बाहर की तरफ ये जो संरचना पाई जाती है इसको हम बोलते हैं एंडोस्टियम। क्या बोलते हैं? एंडोस्टियम बोलते हैं, ठीक है। और उसके बाद के अंदर ये जो कैविटी पाई गई है यहां से लेकर यहां तक, इस कैविटी को हम कहते हैं बोन मैरो कैविटी या अस्थि मज्जा गुहा। क्या बोलते हैं? बोन मैरो कैविटी या अस्थि मज्जा गुहा। तो अस्थि की संरचना की अगर बात करते हैं तो चार भाग होते हैं। सबसे पहला नाम, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे अस्थि मज्जा गुहा। इस अस्थि मज्जा गुहा को मेडुलरी कैविटी के नाम से भी जानते हैं। कौन सी कैविटी के नाम से? मेडुलरी कैविटी। तो जिन भी अस्थियों के अंदर अस्थि मज्जा पाई जाएगी उन सब के अंदर मेडुलरी कैविटी भी पाई जाएगी। क्वेश्चन दिया हुआ है कि मेडुलरी कैविटी निम्न में से किस में पाई जाती है? क्या कहोगे? अस्थि के अंदर, ठीक है। तो कैविटी यानी गुहा अंदर की तरफ से खोखली है और इसके अंदर अस्थि मज्जा भरा रहता है, बोन मैरो भरा रहता है। याद करो अंतकंकाल के कार्य के अंदर लिखा था अपने आरबीसी का निर्माण करना, ब्रैकेट में लिखा था अस्थि मज्जा के अंदर। तो बेसिकली वो अस्थि मज्जा कहां पर मिलेगा? अस्थि मज्जा गुहा के अंदर मिलेगा, मेडुलरी कैविटी में मिलेगा और यहीं पर किसका निर्माण होगा? आरबीसी का निर्माण होगा। क्लियर? ठीक है। थोड़ा सा डिटेल के अंदर जाते हैं। इसके अंदर डिटेल पे जाने पे पता लगता है कि पेरिओस्टियम बेसिकली सबसे बाहर की परत है और ये भी दो परतों से मिलकर बनी हुई है। बाहर की तरफ अगर बात करें तो तंतु में संयोजी ऊतक। कौन सा संयोजी ऊतक? तंतु में संयोजी ऊतक। और अंदर की तरफ अगर बात करते हैं तो यहां पर एक स्तर पाया जाता है जिसको बोलते हैं ओस्टियोब्लास्ट। अभी लिखा था अपन ने, अस्थि का निर्माण करने वाली कोशिकाओं को क्या कहते हैं? ओस्टियोब्लास्ट। तो ओस्टियोब्लास्ट कोशिकाओं का स्तर पाया जाता है। तो बेसिकली अगर अस्थि के निर्माण की अगर बात करते हैं तो अस्थि का निर्माण होता किससे? पेरिओस्टियम। और पेरिओस्टियम में भी किससे? ओस्टियोब्लास्ट से, जो अंदर की तरफ पाई जा रही है। अस्थि की वयस्क कोशिकाएं ओस्टियोसाइट लिखी है अपन ने। ये ओस्टियोब्लास्ट कोशिकाएं विभाजित होंगी और किसके अंदर परिवर्तित हो जाएंगी? ओस्टियोसाइट के अंदर। और वो कोशिकाएं कहां पर मिलेगी? मैट्रिक्स के अंदर मिलेगी आपको, ठीक है। मैट्रिक्स की अगर बात करते हैं तो मैट्रिक्स के अंदर अनुदैर्ध्य नलिकाएं पाई जाती हैं। अनुदैर्ध्य नलिकाओं से मतलब है कि मैट्रिक्स अपने आप के अंदर पत्थर की तरह कठोर नहीं है। ये भी, इसके अंदर भी आपको छोटी 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 नलिकाएं मिलेगी, है ना। और वो भी ऐसे लंबाई के अंदर फैली हुई मिलेगी। इन नलिकाओं को हम कहते हैं हेवर्सियन कैनाल। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? हेवर्सियन कैनाल। अगर इन चारों पार्ट की अगर बात करते हैं, ड्रायर दिया रहा, ठीक है। मैट्रिक्स की अगर बात करते हैं तो मैट्रिक्स के अंदर बेसिकली सबसे ज्यादा जो संरचना के अंदर लिखे हैं, ओसिन प्रोटीन हो, कोलेजन तंतु हो, चाहे वो कार्बनिक पदार्थ हो, सारे के सारे पाई किसमें जाएंगे? मैट्रिक्स के अंदर मिलेंगे। और मैट्रिक्स के अंदर जो अनुदैर्ध्य नलिकाएं पाई जाएगी उनको क्या बोलेंगे? हेवर्सियन कैनाल बोलेंगे। हेवर्सियन कैनाल की अगर बात करते हैं
कैनाल की अगर बात करते हैं तो इस हेवरसेन कैनाल के 3 भाग होते हैं। सबसे पहले आती है हेवरसेन लेमिली, दूसरे नंबर पे आती है अंतराली नाल, और तीसरे नंबर पे आती है वोल्कमान कैनाल। कौन से कैनाल? वोल्कमान कैनाल। क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो ओस्टियोब्लास्ट से ओस्टियोसाइट का निर्माण होता है, वो ओस्टियोसाइट कोशिकाएं कहां पर पाई जाती है? चाय कौन पिएगा? चाय? अरे पीते नहीं रहे, लेके जाओ सर। आराम से लेके जाओ, आराम से। ठीक है, हेवरसेन कैनाल की अगर बात करते हैं तो हेवरसेन कैनाल के अंदर 3 नाम आते हैं, हेवरसेन लेमिली, अंतराली नाल और वोल्कमैन कैनाल। हेवरसेन लेमिली के बीच के अंदर रिक्त स्थान पाया जाता है, बीच बीच के अंदर स्पेस पाया जाता है, और इस स्थान को हम बोलते हैं लेक्यूनी। क्या बोलते हैं? और इस लेक्यूनी के अंदर ही क्या पाई जाती है? ओस्टियोसाइट कोशिकाएं पाई जाती है। कौन सी कोशिकाएं पाई जाएगी? पाइप देखे आपने जो अपन नलों के अंदर काम में लेते हैं, है ना? गोल गोल होते हैं सारे के सारे। गोल गोल पाइपों को अगर ऐसे लगा दिया जाए तो बीच के अंदर ये वाला स्पेस बच जाता है। तो ये हेवरसेन लेमिली है, इनके बीच के अंदर ये जो रिक्त स्थान पाया जा रहा है, इस रिक्त स्थान को अपन क्या बोलते हैं? और इस लेकुने के अंदर ही कौन सी कोशिकाएं पाई जाती है? ओस्टियोसाइट कोशिकाएं पाई जाती है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ओस्टियोब्लास्ट कोशिकाएं कहां पर पाई जाती है तो क्या आंसर दोगे? पेरिओस्टियम। और अगर बात करें ओस्टियोसाइट कोशिकाएं कहां पर पाई जाती है तो मैट्रिक्स में भी कहां पर? हेवरसेन लेमिली, और लेमिली में भी एग्जैक्ट कहां पर? लेक्यूनी के अंदर मिलेगी। क्लियर? तीसरे नंबर पे बात करते हैं एंडोस्टियम की। तो एंडोस्टियम के अंदर बेसिकली संयोजी उत्तक पाया जाता है, जिसको हम बोलते हैं रेटिकुलर संयोजी उत्तक। कौन सा संयोजी उत्तक? रेटिकुलर संयोजी उत्तक की परत होती है, इतना याद रखना है इसके अंदर। अस्थि मज्जा गुहा की अगर बात करते हैं तो नाम से पता लग रहा है इसके अंदर क्या मिलेगी आपको? अस्थि मज्जा उपस्थित पाई जाएगी, बोन मेरो प्रेजेंट होगी। ठीक है, और इस अस्थि मज्जा से किसका निर्माण होगा? आरबीसी का निर्माण। बोन मेरो कैविटी याद रखने के बजाय आप याद रखोगे मेडुलरी कैविटी। क्या याद रखोगे? मेडुलरी कैविटी। तो अस्थि की संरचना की अगर बात करते हैं तो संरचना के अंदर सबसे बाह्य परत होती है पेरिओस्टियम। पेरिओस्टियम बेसिकली खुद 2 परतों से मिलकर बनी होती है, बाहर की तरफ तंतु में संयोजी उत्तक और अंदर की तरफ ओस्टियोब्लास्ट कोशिकाओं का स्तर। यही ओस्टियोब्लास्ट कोशिकाओं के अंदर विभाजन होकर किसका निर्माण होता है? ओस्टियोसाइट का निर्माण होता है। मैट्रिक्स की अगर बात करते हैं तो सर्वाधिक कार्बनिक पदार्थ किसके अंदर पाए जाते हैं? मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के अंदर अनुदैर्ध्य नलिकाओं का जाल पाया जाता है, जिसको क्या कहते हैं? हेवरसेन कैनाल। हेवरसेन कैनाल के कितने भाग होते हैं? सबसे पहले, फिर लेमिली के बीच के रिक्त स्थान को क्या कहते हैं? और लेक्यूनी के अंदर कौन सी कोशिकाएं पाई जाती है? क्लियर? तीसरे नंबर पे संरचना की अगर बात करते हैं तो क्या आती है? एंडोस्टियम। और एंडोस्टियम कौन सा संयोजी उत्तक से बनती है? रेटिकुलर संयोजी उत्तक। अस्थि के बीच की गुहा को क्या कहते हैं? मेडुलरी कैविटी या अस्थि मज्जा गुहा। और इसके अंदर क्या मिलेगी? अस्थि मज्जा पाई जाएगी, जो किसका निर्माण करेगी? दिक्कत यहां तक है क्या किसी को? ठीक है, डायग्राम बनाते टाइम पे ध्यान इस चीज का रखना है कि इधर की तरफ वाला हिस्सा मैंने खाली छोड़ा है, दिख रहा है आपको? चाहता तो इधर भी लिख सकता था ना, लेकिन नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? क्योंकि मेरे को इधर भी कुछ लिखना है। ठीक है, तो आप पेज के बीच के अंदर ये बनाओगे और एक तरफ ही सारे के सारे नाम लिखोगे। क्लियर है?
लिखेंगे लेमिली के बीच के रिक्त स्थान को लेक्यूनी कहते हैं, जिसमें ओस्टियोसाइट कोशिकाएं पाई जाती हैं। कौन सी कोशिकाएं मिलेगी? ओस्टियोसाइट कोशिकाएं पाई जाएगी वहां पर। ठीक है, तो ओस्टियोब्लास्ट तो मिलेगी आपको पेरियोस्टियम के अंदर, ओस्टियोसाइट मिलेगी आपको मैट्रिक्स में। मैट्रिक्स में भी कहां पर? हेवर्सियन लेमिली, और लेमिली में भी कहां पर? लेक्यूनी के अंदर। क्लियर? थोड़ी थोड़ी सी डिटेल्स है जो लिखेंगे अपन कल डायग्राम को मॉडिफाई करेंगे, आगे की तरफ और बढ़ाएंगे। उधर की तरफ जहां पर नहीं लिखा है ना, उधर की तरफ भी लिखेंगे अपन। याद करके आओगे कल ही।